मेरे डैड यूनिवर्सिटी में पीएचडी हेड थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि हमें स्कूल में अमीर बनने के नुस्खे क्यों नहीं सिखाए जाते हैं। उनका जवाब था कि सरकार हमें इसकी इजाजत नहीं देती, हमें क्या पढ़ाना है और क्या नहीं ये सरकार हमें बताती है। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने पूछा, तो क्या हम स्कूल में पैसे कमाना सीखने नहीं जाते? डैड ने कहा, हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि हमें जॉब मिल सके। मेरा अगला सवाल था कि जॉब तो हमें पैसे कमाने के लिए ही करनी है ना, तो क्यों ना मैं पैसा कमाना सीख लूं और जॉब वाला पार्ट स्किप कर दूं। उन्होंने भड़क कर कहा, पैसे कमाने का तरीका मुझसे पूछने के बजाय अपने दोस्त माइक के डैड से क्यों नहीं पूछ लेते। मैंने माइक के डैड से पूछने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एक एंटरप्रेन्योर है और मैं एक सरकारी नौकरी वाला। मैंने पूछा कि दोनों में क्या फर्क होता है। उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर को पैसा कमाने के बारे में ज्यादा पता आता है। अगर किसी को पैसा कमाना नहीं आता है तो वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। और एम्प्लॉय को इस बारे में ज्यादा पता करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट और कंपनीज खुद अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखती हैं। इसलिए एम्प्लॉयज सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। आखिर अपने डैड की सलाह मानते हुए मैं माइक के डैड के ऑफिस गया। मैंने उनसे सीधे सीधे कह दिया कि मेरी उम्र 9 साल है और मैं आपके पास पैसे कमाना सीखने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अपनी उम्र से पहले ही ये सीखना चाहते हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर आना। लेकिन मेरे काफी जिद करने पर वो एक शर्त पर मुझे पैसा कमाना सिखाने के लिए तैयार हो गए, और वो शर्त ये थी कि वो मुझसे काम तो करवाएंगे लेकिन कभी भी किसी काम की सैलरी नहीं देंगे। उनका मानना था कि जिस समय लोगों को काम का मेहनताना मिलता है तो लोग एम्प्लॉयज की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। यही लालच उन्हें सिर्फ एक एम्प्लॉय ही बनाए रखता है। एंटरप्रेन्योर फ्री में काम करते हैं। उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था। ये बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा। तो मैंने पूछा, तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? तो वो बोले, यही पता करना तो एंटरप्रेन्योर का काम है। तो मैं उनके होटल और रेस्टोरेंट में साफ सफाई से लेकर सिगरेट के टुकड़े उठाने जैसे छोटे मोटे काम करने लगा। थोड़ा बड़ा होने पर मैं ऑफिस में काम करने लगा, साथ ही मार्केटिंग और अकाउंट्स का काम भी करता था। इस तरह से मैं एक अप्रेंटिस बनकर काम सीख रहा था, लेकिन फ्री में। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे, लेकिन वो रोज मेरे साथ मोनोपोली बोर्ड गेम खेलते थे। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा कि आप सच में मुझे पैसा कमाना सिखाओगे या हम ये सिर्फ गेम ऑफ मोनोपोली ही खेलते रहेंगे? उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि हम ये गेम खेल रहे हैं, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ। देखो, पैसा कमाना सीखने के कई तरीके हैं। हजारों तरीके में से सबसे बढ़िया तरीका है गेम ऑफ मोनोपोली। इस खेल में तुम सारी प्रॉपर्टीज हासिल करना चाहते हो। दूसरे प्लेयर्स तुम्हारी प्रॉपर्टी पर आने के लिए तुम्हें पैसे देंगे। अगर तुम्हारे पास एक ग्रीन हाउस है तो तुम उसे बढ़ाओगे, 2 ग्रीन हाउस, 3 ग्रीन हाउस, 4 ग्रीन हाउस। 4 ग्रीन हाउस के बदले एक रेड होटल। इसीलिए सिर्फ खेल में ही नहीं, रियल लाइफ में भी 4 ग्रीन हाउस और एक रेड होटल का फॉर्मूला अपनाओ। यही तो मैं अभी कर रहा हूँ। 10 साल बाद जब मैं 19 साल का हो चुका था, मैं न्यूयॉर्क के एक स्कूल में पढ़ रहा था। जब मैं हवाई वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा रिच डैड ने वाइकी के बीच के बीचों बीच बड़ी जमीन खरीद ली है। अगर आप वाइकी के बीच जाओगे तो आपको वहां उनकी होटल हयात रेगेसी मिलेगी। यह है गेम ऑफ मोनोपोली का कमाल। एक समय था जब वो संपत्ति इतनी बड़ी नहीं थी। उन्होंने जमीन खरीद कर उन्हें जोड़ जोड़कर इतनी बड़ी संपत्ति बनाई। वाइकी की जैसे टाउन में छोटे मोटे दुकानदार थे जिनसे वो दुकानें खरीदते गए और इतनी विशाल प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। और फिर वहां हयात जैसी बड़ी सी होटल बनाई जिसकी कीमत $800 मिलियन है। अब मैंने रुपए कमाने के बारे में पहला सबक पढ़ा। मुझे कई नुकसान हुए, लोग मेरे लिए बुरा बोलते थे, लेकिन ये सब भी अच्छे के लिए ही हुआ। अगर लोग गलती करें ही नहीं तो सुधार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी और कोई भी कभी भी कुछ बेहतर नहीं सीख पाएगा। गलतियां ही हमें सिखाती हैं। वैसे मेरा परिवार इतना गरीब नहीं था जितना कि मेरे परिवार का एटीट्यूड गरीब था। मेरे कहने का मतलब है कि गरीब होना एक मानसिक विचार है। मिडिल क्लास फैमिली में सुपर ईगो सिखाया जाता है, इसलिए बजाय वो कुछ करने के घर में बैठे रहते हैं। पैसों के लिए चिंतित होना और नाखुश रहना समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कि अपने काम से नाखुश रहना। इस तरह आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। स्कूल में आपको एक डॉक्टर, लॉयर, एम्प्लॉय बनने की शिक्षा तो मिलती है, पर पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये नहीं सिखाया जाता। ज्यादातर लोगों में बिजनेस की नॉलेज होती ही नहीं है। उन्हें अकाउंट्स, डेब्ट और टैक्स जैसे सब्जेक्ट का नॉलेज स्कूल में मिलता ही नहीं है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा रिच डैड को बिजनेस की इतनी समझ कहां से आई जितनी मेरे पुअर डैड को पीएचडी करने के बाद भी नहीं थी। मेरे रिच डैड के पिता अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर तभी चल बसे थे जब रिच डैड केवल 13 साल के थे। बिजनेस संभालने के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जो उनके लिए वरदान साबित हुआ। कभी कभी जो चीज बुरी नजर आती है वो असल में हमारे भले के लिए होती है। इसीलिए जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो असली टीचर्स नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां हमारी असली टीचर्स हैं। स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स रटे रटाए सबक पढ़ाते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन खुद उसका पालन नहीं करते। एक बार मैंने मेरे टीचर से पूछा कि ये मेरा कैलकुलस का 3rd ईयर है, ये मेरे क्या काम आएगा? उन्होंने कहा कि ये कुछ काम नहीं आएगा। फिर मैंने पूछा तो आपने मुझे ये पढ़ाया क्यों? उनका जवाब था कि इसी के लिए तो उन्हें सैलरी मिलती है।
इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूँ कि किसी फेक टीचर के बजाय लाइफ में एक रियल टीचर ढूंढो जो रोज आपको जीने के लिए जरूरी बातें सिखाए। जो पढ़ने में मैं समय बर्बाद करूँ वो काम तो मेरे अकाउंटेंट, अटॉर्नी और बैंकर्स तो कर ही रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। गरीब लोग हम में से ही एक हैं, वो भी इंसान ही हैं, लेकिन उनमें फियर मेंटेलिटी होती है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। इसी मानसिकता के चलते वो कहते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पीएचडी डैड कहते थे मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे रिच डैड कहते थे बस यही सोच किसी को भी अमीर बनने से रोकती है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम से बचकर भागना चाहते हैं। रिच डैड अक्सर कहते थे कि मुझे हर हाल में इसे अफोर्ड करना ही है, मुझे कैसे भी इसे करके ही दम लेना है। इसी तरह खुद से कहे गए पॉजिटिव वर्ड्स आपका दिमाग खोल देते हैं। जैसे ही आप खुद से नाकामी की बातें करते हो तो आपके सोचने, समझने और कुछ करने की शक्ति खुद ही आप खत्म कर देते हो। रग्बी और फुटबॉल दोनों ही टीम वाले खेल हैं, लेकिन दोनों खेलों के रूल्स अलग अलग हैं। कुछ लोग अकेले ही गोल्फ खेलना पसंद करते हैं, बस इसी तरह सबके तरीके अलग अलग होते हैं। फाइनेंशियल फील्ड में मेरे भी तरीके सबसे अलग हैं। रियल एस्टेट भी मेरे लिए काफी अहम है। युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढे। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें रॉबर्ट कियोसाकी की जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि अमीर सोच वाले लोग अपने पैसों से एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। लायबिलिटी ऐसी कोई भी चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जो आपको कमा कर नहीं देती। मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की कह रही थी कि वो काफी कर्ज में डूबी हुई है। जब उससे पूछा गया कि उसने क्या खरीदने के लिए लोन लिया था और उसकी सैलरी कितनी है, तो उसने कहा कि मेरी सैलरी तो 50,000 है और मैंने लोन लिया था 1 लाख रुपए का फोन खरीदने के लिए। मेरा हैंडबैग ज़ारा का है, वो 50,000 में मैंने लिया था। मेरी सैंडल्स बहुत महंगी हैं, हर महीने बहुत सारी मैं शॉपिंग करती हूँ, नए कपड़े, नए पर्सेस, सब कुछ ब्रांडेड लेती हूँ। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी सैलरी 50,000 है तो सैलरी से ज्यादा खर्च क्यों कर रही हो, वो भी लोन लेकर, इन सब चीजों की जरूरत क्या है? तो उसने बताया कि ये चीजें स्टेटस सिंबल है, मैं अमीर दिखने के लिए ये सब करती हूँ। जिन लोगों में मैं उठती बैठती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे अमीर समझें। तो आप देखोगे कि ऐसे कई लोग हैं जो खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में वो गरीब होते हैं। ऐसे गरीब जिनके सर पर कर्जा भी होता है, ऐसा कर्ज जो उन्होंने खुद के लिए नहीं लिया है बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए चीजें खरीदने के लिए लिया है। ये उन्होंने लायबिलिटीज खरीदी हुई होती हैं जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता और वो कर्जदार होते ही चले जाते हैं। अब बात करते हैं रिच मेंटालिटी वाले लोगों की। ये लोग अपना पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, यानी वो अपना पैसा बिजनेस में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में लगाते हैं। यानी वो ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी पर आपको रेंट मिल रहा है तो वो आपकी एसेट है। आपका बिजनेस जो आपको पैसे कमा कर दे रहा है तो वो आपकी एसेट है। आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये आपकी एसेट है। आप वो शेयर्स बेचकर पैसा कमा रहे हो तो ये आपकी एसेट है। तो अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और उन एसेट्स से जो पैसा आता है उससे वो अपने आराम की चीजें खरीदते हैं। अगर बात करें स्टॉक मार्केट की तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन का ये जो समय है, ये सबसे अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस समय बहुत अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी आधी कीमतों में मिल रहे हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको कौन से शेयर्स लेने चाहिए। अगर आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैं द वॉरेन बफेट वे बुक पढ़ रहा था। उस किताब से मुझे ये पता चला कि हमें सिर्फ उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेक बिजनेस के बारे में पता है, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज कैसे काम करती हैं, लेकिन आप लालच में टेक्सटाइल कंपनीज के शेयर्स ले लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उस बिजनेस की बारीकियां आपको नहीं पता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि आपको कौन सी कंपनीज के शेयर लेने चाहिए, लेकिन मैं आपको 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता सकता हूं जिनके जरिए आप आसानी से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी। पहला है एंजल ब्रोकिंग, जिस पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। इस पर साइन अप करने वाले हर 100 में से 5 कस्टमर्स को ट्रेडिंग कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल से 1000 रुपीज का अमेजन वाउचर मिलेगा। दूसरा प्लेटफॉर्म है जीरोधा, जिसे मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जीरोधा के जरिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। जीरोधा के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपए। इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग्स के टिप्स लेना चाहते हो तो एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर डेली बताया जाता है कि कौन से शेयर्स आपको खरीदने चाहिए और कब बेचने चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरा सजेशन ये है कि आप ट्रेडिंग टिप्स तो लो, लेकिन खुद से भी रिसर्च करो। आप सिर्फ टिप्स पर डिपेंड मत रहो, शेयर्स की रिसर्च करना सीखो। यह स्किल आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आएगी। वॉरेन बफेट की एक बात आप याद रखिए, वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसब्र लोगों से सब्र करने वाले लोगों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अगर समराइज किया जाए कि हमने रॉबर्ट कियोसाकी के इंटरव्यू से क्या सीखा। पहली बात, पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों से काम करवाना सीखो। जो उन्होंने मोनोपोली गेम का एग्जांपल दिया कि 4 ग्रीन हाउस के बदले
एक रेड होटल, यानी कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जमा कर आपको एक बड़ी प्रॉपर्टी बनाना चाहिए। दूसरी बात यह कि स्कूल्स हमें पैसों के बारे में नहीं पढ़ाते। स्कूल्स में हमें यह सिखाया जाता है कि हम एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं। तीसरी बात यह कि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने पैसों से काम करवाना सीखना चाहिए, ताकि आपका पैसा आपको और ज्यादा पैसा बनाकर दे सके। अगर आप पैसों के लिए काम करोगे तो आप एक एम्प्लॉय ही बनकर रह जाओगे। और चौथी बात यह कि कभी भी आप ये मत कहो कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, या मेरे पास टाइम नहीं है, या ये बहुत मुश्किल काम है, मैं इसे नहीं कर सकता। बल्कि आप हमेशा ये सोचो कि आप कैसे उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, आप कैसे उस काम को कर सकते हो। कुछ दिनों पहले मैं अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि उनकी टीम में जब कोई भी एक इजी आइडिया लेकर आता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत इजी टू डू है, तो वो आइडिया देखते ही नहीं है। वो बस वो आइडिया देखते हैं जिसके बारे में उनकी टीम के लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, करना मुश्किल है। इसलिए मुश्किलों से नहीं घबराना है, मुश्किलों में ही अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज की अमेजिंग बुक्स की समरी सुनना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो ये बुक ऐप, जहां पर हमने सैकड़ों बुक्स को समराइज कर दिया है हिंदी में, और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।